गाँव के ऊपर, आपके देश के ऊपर एक आक्रमण हुआ है राक्षसों का। अमिताभ बच्चन जी से आपकी मुलाकात हुई तो वो इस गेम को लेकर कितने पॉजिटिव हैं, उनका क्या व्यू है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में? उनका बेटा भी गेमर है, अभिषेक भी गेमर। तो उन्होंने भी कहा कि मैंने देखा है कि गेमिंग में हमारी बात कभी नहीं आती। हमारे बच्चे गेम खेल रहे हैं तो भाई विदेशी संस्कृति सीख रहे हैं, ठीक है सीखिए, लेकिन हमें ना भूलिए ना। इस पूरे आप युद्ध में, गेम में, मेरे हिसाब से एक तरह से आप बिना परिचय हुए आप धर्म को समझेंगे कि अगर लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं। युद्ध तो होगा, देखिए कोई भी वीडियो गेम होता है उसमें लड़ाई तो होता ही है। वो गेम का नज़रिया ही अलग है कि भाई आप कार चोरी कर रहे हैं या तो मतलब तो अलग ही है, या आप असैसिन हैं तो एक अलग ही एक नज़रिया है। एक इंसान को राम बनने के लिए क्या करना चाहिए और रावण ना बने उसके लिए क्या बचाव करना चाहिए? सर, ये तारा गेमिंग के पीछे आपकी सोच क्या है, क्या मकसद है? देखिए तारा गेमिंग जो कंपनी जो है लंदन में स्थित है। जो गेम है इसमें अमिताभ बच्चन जी, मैं और नूरदीन अबूड और निकोलस ग्रेनेटिनो, हम सब एक तरह से संस्थापक हैं इस गेम के। ये मुझे ज्ञात नहीं था क्योंकि देखिए मेरी आयु 50 वर्ष की हो गई है तो बूढ़ा हूँ मैं। नहीं लगते नहीं है सर आप। आपके मुंह में घी शक्कर ली, इतना झूठ मत बोलिए, सुनने वाले को पाप लग जाए। ये रियलिटी है। ये रियलिटी है। एनीवे, तो 50 वर्ष का हूँ तो देखिए गेमिंग तो मैंने इतना कभी किया नहीं। बचपन में वो जो क्या था वो डोंकी कॉन्ग वो किया था बस थोड़ा सा। मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा नील 16 वर्ष का, वो गेमर है। तो मुझे ज्ञात नहीं था कि गेमिंग इंडस्ट्री कितना विशाल है, ज्ञात नहीं था मुझे। लेकिन पता चला कि गेमिंग इंडस्ट्री जो है विश्व भर में, ये मूवीज़, चित्रपट, पुस्तकें, प्रकाशन, थिएटर, म्यूज़िक, सब मिला के, सब आप मिला लीजिए, उससे ज़्यादा विशाल है गेमिंग इंडस्ट्री। तो इतना बड़ा है सर, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। हमारी उम्र के जो लोग हैं ये कभी कभार ये गलती हम लोग करते हैं कि गेमिंग एक सब कल्चर है, लेकिन सच बताएं तो गेमिंग कल्चर है, हम सब कल्चर है। तो जब ये तारा गेमिंग वालों ने जब मुझसे कांटेक्ट किया और कहा कि भाई आप इस गेम में जो हमारे साथ जुड़ जाइए, तो मैंने अपने बेटे से कहा, उसने कहा डैडी आप इमीडिएटली घुस जाइए इसमें, लॉक कर दीजिए, कंप्यूटर लॉक कर दिया जाए, क्योंकि अभी आप कूल बन जाएंगे। कि अभी तो सिर्फ आप ये लेखक हैं, इसमें क्या है। मतलब मेरा बेटा जो है मेरी पुस्तकें पढ़ता है, उसके दोस्त भी पढ़ते हैं स्कूल में। लेकिन मैंने देखा है कि जब से मैं गेमिंग की जगत में घुसा हूँ तो उसके मन में मैं कूल बन गया हूँ। एक्साइटेड होंगे बहुत ज़्यादा। करेक्ट। एक्साइटमेंट तो है, देखते हैं कैसा आता है। लेकिन आपने पहली ट्रेलर तो देखी होगी, जिसका लोकार्पण करीब 1 महीने पहले, कुछ हफ्तों पहले ही हुआ था। लोगों को पसंद आई है बहुत अच्छी, और सिर्फ भारत में नहीं विदेश में भी। तो आशा है आप सब लोगों को पसंद आएगी। जब गेम का विमोचन होगा, करीब 1-1.5 साल और लगेंगे। मैंने प्रिंस ऑफ पर्सिया खेला था, GTA बाई सिटी जैसे गेम्स खेले थे। तो वहाँ जैसे जिस जगह के बने हैं वहाँ के एरिया, स्ट्रीट को दिखाया जाता था। तो आपका जो तारा गेमिंग होगा, ये क्या हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरी से रिलेटेड रहेगा कि भारत की संस्कृति से रिलेटेड, या जो होगा ना, जो एनिमेशन जो होगा, क्या वो इंडियन कॉस्ट्यूम्स को पहनेगा? इंडियन में ही पूरा एकदम भारतीय होगा। क्योंकि देखिए एक तो GTA, असैसिन्स क्रीड, इन सब में एक तरह से, मतलब मैं जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो गेम का नज़रिया ही अलग है कि भाई आप कार चोरी कर रहे हैं या तो मतलब तो अलग ही है, या आप असैसिन हैं, तो एक अलग ही एक नज़रिया है। तो अगर जिस फ़लसफ़े से हम आए हैं अगर आपको समझना है तो शायद ब्लैक मिथ वुकोंग को देखें। तो ब्लैक मिथ वुकोंग जो एक चाइनीज़ गेम है, करीब 1 साल पहले ही उसका विमोचन हुआ था, और सिर्फ चाइना में नहीं पूरे विश्व भर में बहुत अच्छा चला, और चाइनीज़ संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाता है। तो देखिए हमारा उद्देश्य ये है, लक्ष्य ये है
कि भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास को किस तरह पेश किया जाए ताकि युवा पीढ़ी, और सिर्फ भारतीय युवा पीढ़ी को नहीं, पूरे विश्व भर में किस तरह उनको भी पसंद आई है गेम के जरिए। हाँ, गेम के ज़रिए। तो एक तो जो भारत भूमि जो है, और गेम ज़्यादातर दंडकारण्य और दक्कन जो इलाका है उसी में स्थित होगा। तो एक तो इस भूमि को दर्शाया जाएगा, तो इसमें काफ़ी रेफरेंस पॉइंट्स अब हमने बनाए हैं। और देखिए ये जो डेक्कन जो हमारा जो इलाका है बहुत सुंदर है एक तरह से, क्योंकि इतने बड़े खाई हैं और पहाड़ हैं। भारत के बीच का एक विभाजन भी करता है, हाँ, उत्तर और नॉर्थ, उत्तर और दक्षिण। करेक्ट। पूरी जो ज़मीन एक तरह से बदलती रहती है। आप उसी ज़मीन को देखेंगे सूखे के मौसम में पूरा एकदम भूरा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है, बस थोड़े से पेड़ भी सूखे रहते हैं। और वही 2 महीने बाद जैसे ही बारिश आई पूरा एकदम हरा हो गया, वाटरफॉल्स दिखते हैं इतने। और फिर सर्दी के मौसम में और अलग। अपने महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कई ऐसे जगह हैं, का जो पूरा इलाका मराठवाड़ा, आपने देखा होगा कि सावन के महीने में बहुत सुंदर वो जो फूल निकल आते हैं, जो सिर्फ वो 2 महीने के लिए खिलते हैं, 2-3 महीने के लिए। तो हम ये सब दर्शा रहे हैं अपने। तो एक तो भारत की भूमि दर्शाई जाएगी, तो दूसरी हमारी संस्कृति, क्योंकि आप जो हैं, जो अगर आप प्लेयर होंगे तो आप एक फॉरेस्ट वार्डन हैं, वनवासी के रक्षक हैं आप। और आपके ऊपर, आपके भूमि के ऊपर, आपके गांव के ऊपर, आपके देश के ऊपर एक आक्रमण हुआ है राक्षसों का। तो आप जो हैं वो राक्षसों के विरुद्ध लड़ रहे हैं अपने लोगों की रक्षा के लिए। तो यही एक तरह से एक नैरेटिव है, एक संरक्षक की भूमिका के तौर पे दिखाया जाएगा। करेक्ट। तो इसमें देखिए युद्ध तो होगा, देखिए कोई भी वीडियो गेम होता है उसमें लड़ाई तो होता ही है, लेकिन एक तरह से आप राक्षसों के विरुद्ध जो लड़ रहे हैं तो वो भी सीखेंगे, लेकिन जिसकी आप रक्षा कर रहे हैं वो भी सीखेंगे, क्योंकि आपके पीछे आपके लोग होंगे, आपके प्रजा होगी, ऋषि होंगे जो आपकी मदद करते हैं। और इस पूरे आप युद्ध में, गेम में, मेरे हिसाब से एक तरह से आप बिना परिचय हुए आप धर्म को समझेंगे कि अगर लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस सामने आ गया तो बस मारना है, ऐसा नहीं। लड़ाई जो है वो किसी उद्देश्य के साथ हो रहा है, धर्म के लिए हो रहा है। तो इसमें और धर्म जो है मज़हब से परे है, मतलब धर्म रिलीजन नहीं है। कई बार उस शब्द का गलत अनुवाद कर दिया जाता है। धर्म रिलीजन से परे है। मज़हब या रिलीजन का आप संस्कृत अनुवाद करेंगे तो पंथ होगा। धर्म जो है ब्रह्मांड को, समाज को, पृथ्वी को जो बांधता है, जो संतुलित करता है, वो धर्म। अच्छा, यहीं पर मेरा एक सवाल रहेगा कि ये जो सारी स्टोरीज़ जो होंगी, जो कहानियाँ होंगी, ये क्या राम सेना, रावण सेना, कौरव पांडव टाइप की होंगी, या इसमें शिवाजी, औरंगजेब और मतलब ऐसे जो हिंदू मुस्लिम वाले जो धर्म के आधार पर भी जो लड़ाइयाँ हुई थी, या राजाओं के तौर पर भी लड़ाइयाँ थी इतिहास की, ये भी आएंगी? देखिए, ये हाल के इतिहास पर आधारित नहीं है। तो प्राचीन ज़माने पे, एपिक्स के ज़माने में, तो क्योंकि राक्षस जो थे तो उसी ज़माने में थे, तो उस पर आधारित है। ओके। यहाँ पर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अमिताभ बच्चन सर की क्या भूमिका होने वाली है? देखिए, आवाज़ में तो हमने बेहद खूबसूरत है। हाँ, देखिए अमिताभ जी भी एक तरह से सह संस्थापक के रूप में जुड़े हैं इस गेम के साथ। तो देखिए, उनसे हम मिले थे ट्रेलर के लिए जी। जो नूरडीन और निकोला थे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा शोध किया था, सोच विचार किया था कि सबसे बेहतरीन आवाज़ किसकी होगी। तो विदेशों में भी सबने अमिताभ जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो उन्होंने मुझे कहा, अमिताभ जी ने मेरी पुस्तकें पढ़ी हैं, उनके ब्लॉग्स भी हैं मेरी पुस्तकों में, उनको जानता भी हूँ। तो उनको मैंने मैसेज किया कि आपसे मिलना चाहेंगे, तो निकोला और मैं मिलने गए थे। उनको ट्रेलर दिखाया, उन्हें बहुत पसंद आई। अच्छा।
तो और उन्होंने कहा देखिए मैं सिर्फ आवाज़ नहीं, मैं गेम से जुड़ना चाहता हूँ। और ये एक तरह हमारे लिए ऑनर है कि अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े। और एक तो ट्रेलर का वॉइस होगा, लेकिन हम इसके ऊपर भी थोड़ा सोच कर रहे हैं, थोड़ा शोध विचार कर रहे हैं कि क्या उनके ऊपर एक पात्र हम गेम में डाल सकते हैं। देखिए गेम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आप देखिए आप राक्षसों से लड़ रहे हैं, डीमन से लड़ रहे हैं, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन गेम्स में कई एनपीसीज भी होते हैं, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर। कुछ एनपीसीज ऐसे होते हैं जो भाई साइड में ही होते हैं, कुछ एनपीसीज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपकी मदद करते हैं, आपको एडवाइस करते हैं। तो क्या अमिताभ जी का एक ऐसा एक एनपीसी बन सकता है उनके ऊपर आधारित? तो ये हम सोच रहे हैं उसके ऊपर। उद्देश्य तो यही है कि यही करेंगे। अमिताभ जी की भी रुचि है इसमें। उनका क्या मोटिव है इस बिज़नेस को लेकर, क्योंकि अब आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं यहाँ पर, और ज़िंदगी में अगर A+ आ जाता वो बेहतर, आप तो ट्रिपल A पे जा रहे हैं ना है ना, तो ट्रिपल A जो पूरी एक जो तिकड़ी आने वाली है। आपने सही कहा। हाँ, अमिताभ जी, अमीश और अबूड। ट्रिपल A जो आने वाला है ये गेमिंग इंडस्ट्री को चेंज करने वाला है, जैसा आपका मानना है। और जो मैं डाटा पढ़कर आया कि 2029 तक 66,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में काम करेगी। और वेव्स भी अभी हुआ था, आप भी शरीक हुए थे, उसका भी एक यही मोटिव है, गवर्नमेंट का भी है। तो आप गेमिंग इंडस्ट्री को कितना बदलना चाहते हैं? देखिए कुछ चीज़ें हैं, और अगर मैं कुछ सच कहूँ, शायद कुछ कटु सत्य भी हो इसमें। कुछ गेमिंग है जो गैम्बलिंग जो हो रहा है वो अलग बात है। हम लोग उसमें, मैं उसको जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग तो उसमें नहीं घुसना चाहेंगे। लोगों को आज़ादी है, उन्हें करना है करें, लेकिन हम तो उसमें नहीं घुसेंगे। माँ झापड़ मारेगी अगर हम उसमें घुसे तो। लेकिन जो भारत में जो गेमिंग जगत है ज़्यादातर वो मोबाइल गेमिंग पर आधार है। बिल्कुल। मोबाइल गेमिंग में क्या होता है, यूज़र्स बहुत होते हैं, आय इतनी नहीं होती है, आमदनी इतनी नहीं होती है, क्योंकि उसमें रेवेन्यू होता ही नहीं है इतना। एक तो वो कठिनाई हो गई। तो मोबाइल गेमिंग से कंसोल गेमिंग तक कैसे ले जाया जाए, तो एक वो है। कंसोल गेमिंग क्या होता है, मैं समझना चाहता हूं। जैसे वो प्ले स्टेशन, उस सब में जो आप खेलते हैं ना, जो AAA गेमिंग होता है वो सब वो कंसोल गेमिंग होता है जी। और विदेश में जो विशाल इंडस्ट्री वो कंसोल गेमिंग है। और अगर आप कंसोल गेम बनाए, AAA गेम कंसोल पे ही होता है, तो वो क्रॉस ओवर भी कर सकता है। आप विदेश में भी उसको बेच सकते हैं। और मैं सिर्फ इंडियन डायस्पोरा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रवासी भारतीय हैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो क्रॉस ओवर, जो मेन स्ट्रीम, जो वेस्टर्नर्स, चाइनीज, जापानीज को, वो भी मतलब हर भाषा में आएगा ये। हाँ करेक्ट। सब्सक्रिप्शन आधारित रहेगा, ये कंसोल की तरह इसको खरीदना पड़ेगा, एक पूरा सेटअप आएगा? उसका निर्णय शायद होना बाकी है। लेकिन हाँ कंसोल पे ही होगा। तो एक ये है जी। दूसरा, कुछ गेम्स हैं भारत में जो मोबाइल पर थोड़े इंटेंस गेम्स हैं, लेकिन ज़्यादातर वो चाइनीज़ गेम्स हैं, लोगों को ज्ञात नहीं है इतना। भारत ने PUBG बैन कर दिया था, लेकिन PUBG एक अलग, वही गेम एक अलग नाम से आप सब जानते हैं, वो चल रहा है। VPN के थ्रू भी आ जाता है, वो चल रहा है। और इसमें भारत का बहुत पैसा विदेश जा रहा है बिल्कुल इसमें। तो और अगर हमने टिकटॉक बैन किया है, सरकार ने टिकटॉक बैन किया है, PUBG बैन किया है, तो कुछ सोच विचार करके क्या होगा कि शायद उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर शायद अच्छा नहीं पड़ रहा है। सही बात है। क्योंकि अगर भारतीय गेम है, हम जैसे हमने कहा, हमारा नज़रिया अलग होगा। एक शायद ब्लू व्हेल करके भी था, करेक्ट, जो कितनी सारी मौतें हुई थी, लोगों ने आत्महत्या कर ली इसके ऊपर। हम उस दिशा में कभी नहीं जाएंगे जी। पैसा कमाना है, लेकिन धार्मिक रूप से कमाना है, कुछ गलत काम करके नहीं कमाना है। इसीलिए हमें गैम्बलिंग में भी नहीं घुसना है जी। जैसा मैंने कहा, हमारी माँ थप्पड़ मार देगी हमें। तो
तो ये जो चाइनीज़ गेम्स हैं जिनका सिर्फ प्रभाव नहीं दबाव है हमारे इंडस्ट्री पर, तो अगर हम एक अच्छा AAA गेम लाएंगे तो शायद इसका भी कुछ मुकाबला हो सकता है। इसका प्रभाव हमारे बच्चों पर क्या पड़ रहा है उस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है चाइना में जो टिकटॉक है वो बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है, लेकिन वही चाइनीज़ टिकटॉक अमेरिका में एल्गोरिदम ही ऐसा है। अमेरिका में जो टिकटॉक है वो उसमें जो ट्रेंड करेगा टॉयलेट रिम ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट, क्या बकवास है ये, और बच्चे वो करते भी हैं। लेकिन चाइना में जो टिकटॉक है वो एक बच्चे को दिखाएगा, देखो मैथ्स ओलंपियाड ये जीत गया। तो मतलब जो सकारात्मक जो बच्चों को ये एक तरह से अच्छे संदेश देगा वो। तो हमें भी बोरिंग नहीं होना है, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे ब्लू व्हेल का था उस दिशा में बच्चों को नहीं लेके जाना है। तो ये भी एक उद्देश्य है हमारा, और ये वैसे भारत में हो रहा है। चाइनीज़ गेम्स बहुत डोमिनेट कर रही हैं। ओके, 2 सवाल और रहेंगे मेरे यहाँ पर गेम से रिलेटेड। तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो कितने से कितने आयु वर्ग की होगी, या आप चाहते हैं कि इसको 50 साल का इंसान भी खेले, 60 साल का भी खेले, क्योंकि जब धर्म से आधारित है तो देखिए हम तो चाहेंगे सब खेलें, लेकिन हाँ एक गेमिंग इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है, ज़्यादातर तो युवा पीढ़ी खेलते हैं, या जो मन से युवा हो, क्योंकि गेमिंग करना इतना आसान नहीं है। माँ बाप सोचते हैं अरे ये क्या है, ये बटन दबा रहा है इसमें, लेकिन जिस रफ्तार से मैंने अपने बच्चे को देखा है, जिस रफ्तार से वो दबाता है बटन, और वो हमारा भी कोस्प्ले गेम होगा तो अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, सब एक साथ खेलते हैं। मैं तो नहीं कर पाऊंगा भाई। तो एक तरह से स्किल भी है इसमें। और दूसरा सवाल, अमिताभ बच्चन जी से आपकी मुलाकात हुई तो वो इस गेम को लेकर कितने पॉजिटिव हैं, उनका क्या व्यू है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में? उनका भी नज़रिया एकदम यही है कि क्योंकि उनका बेटा भी गेमर है, अभिषेक भी गेमर है। अच्छा, अगस्त नंदा नाती है जो, वो भी गेमर, मैंने सुना। अच्छा। अभिषेक को तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने सुना अगस्त से अभी गेमर है। तो उन्होंने भी कहा कि मैंने देखा है कि गेमिंग में मतलब हमारी बात कभी नहीं आती। हमारे बच्चे गेम खेल रहे हैं तो भाई विदेशी संस्कृति सीख रहे हैं, ठीक है सीखिए, लेकिन हमें ना भूलिए ना। जैसा महात्मा गांधी ने कहा था कि हाँ ठीक है, विदेश की संस्कृति वो हवा आने दीजिए, हम सीखेंगे, लेकिन अपने जड़ों से कटना नहीं चाहिए। आप सर धर्म पे बात करते हैं, मैं कुछ सवाल उससे भी जुड़ा हुआ करना चाहूँगा। एक इंसान को राम बनने के लिए क्या करना चाहिए, और रावण ना बने उसके लिए क्या बचाव करना चाहिए? गहरा सवाल पूछ लिया आपने, गेमिंग से सीधे वहाँ पे। प्रभु श्री राम और से तो बहुत सीखा जा सकता है, लेकिन प्रभु श्री राम और रावण दोनों से अगर एक बात आप सीखें, आप देखेंगे, मेरी रामचंद्र सीरीज़ नहीं, आप वाल्मीकि रामायण ही पढ़ लीजिए, या रामचरितमानस पढ़ लीजिए, या जो भी इतने रामायण है, कंबन रामायणम या रामायण दर्शनम, आप जो भी पढ़ लीजिए। एक चीज़ आप देखेंगे कि रावण को अपनी ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, और प्रभु श्री राम को भी बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, लेकिन उनके ज़िंदगी में फ़र्क ये था कि वो अपनी ज़िंदगी के कठिनाइयों का सामना कैसे करते थे। रावण का नज़रिया ये था कि दुनिया ने मुझे चोट पहुंचाई, मैं पूरी दुनिया को जला दूंगा, उसका ये एक तरह से एक नज़रिया था। प्रभु श्री राम को देखिए कि दुनिया जितना भी दुराचार करे, जितने भी घाव पहुंचाए, वो अपने धार्मिक मार्ग पर अटल रहे कि लोग गलत भी करें तो वो और भी नोबल होंगे, और शायद उन दोनों में यही फ़र्क है। और आप इस नज़रिए से चले तो ज़िंदगी अलग हो सकती। देखिए, हम में से कौन है जिन्हें कठिनाइयाँ नहीं मिलती, दुख नहीं मिलता।
जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, भाई ये तो एक तरह से ज़िंदगी का एक परम सत्य है। वो उनके जो 4 नोबल ट्रूथ्स थे उसमें एक तो एक परम सत्य, हर किसी को दुख मिलता है। कौन है जो दुख से वंचित रहेगा? आप दुख का सामना कैसे करते हैं, इसी से आपकी ज़िंदगी बनती है। तो शायद हम प्रभु श्री राम से यही सीख सकते हैं। कठिनाइयाँ हो या सफलता हो, जो भी हो, आप एकदम एक निष्काम तरीके से अगर आप जिएं तो ज़िंदगी आपकी अच्छी हो सकती। 2-3 सवालों में छोटे छोटे करना चाहूँगा। एक कबीर साहब की एक पंक्ति है जिसको मैं कई दफ़ा पढ़ता हूँ तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, एक राम इन सब से न्यारा, चौथा छोड़ पांचवा को धावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। इसका अर्थ आप किस तरीके से समझते हैं या आप क्या परिभाषा देना चाहेंगे? सोचने की ज़रूरत होगी। शायद ये कहने की सोच रहे हैं कि हमने प्रभु श्री राम को इतने रूप में देखा है, लेकिन शायद हम अपने अंदर के राम को अगर ढूंढ पाएँ, शायद वो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो, ताकि इतने रूप में आप सिर्फ एक तरह से सिर्फ उनकी कहानी सुन रहे हैं। क्या आप अपने अंदर के राम को जगा सकते हैं? क्योंकि शायद नज़रिया ये है कि हम सब में एक राम है, हम सब में एक रावण है, हम किसकी बात सुनेंगे? शायद वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मोक्ष आप किसको मानते हैं, और मोक्ष पाने का एक बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? देखिए, हमारी संस्कृति में, क्योंकि कई दर्शन हैं, जो धार्मिक रिलीजन्स जो हैं, इसमें कई दर्शन हैं। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, ये धार्मिक पंथ हैं। इनमें कई दर्शन हैं। वेदांत है, चारवाक है, योग है, कई है, बौद्ध, जैन, सब में मोक्ष का चारवाक को छोड़ दीजिए, वो उनका तो अलग ही एक नज़रिया है, आपने पढ़ा भी होगा चारवाक के बारे में। लेकिन बाकी सब में मोक्ष इसे माना जाता है कि जब हमने कई जीवन के जो भी उद्देश्य है उसे प्राप्त कर लिए हैं और आत्मा जो है एकदम संतुलित हो गया है, जो बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस हो गया है, कुछ ऋण नहीं है, आपने जो है सब चुका दिए हैं, तब आपको मोक्ष मिलता है। तो और ये एक एकदम अलग नज़रिया है एब्राहमिक रिलीजन्स की तुलना में, क्योंकि एब्राहमिक रिलीजन में सिर्फ एक ज़िंदगी होती है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आपकी श्रद्धा, आपका फेथ। अगर आप उनके भगवान के ऊपर आपकी श्रद्धा है तो आपको स्वर्ग मिलेगा, या आप नरक रहेंगे सदा के लिए, नरक में रहेंगे। हमारे परंपरा में स्वर्ग या नरक कभी सदा के लिए नहीं होता है। हाँ, कुछ समय के लिए होता है। कुछ समय के लिए होता है, जब तक आप अपने ऋण चुका लें या उसका फ़ायदा ले लें, फिर वापस आप धरती पर आ जाते हैं, माया जाल में फिर से आ जाते हैं। मोक्ष का मतलब है आप खुद भगवान बन गए, आप खुद देव में जुड़ गए, आप खुद ब्रह्मांड में जुड़ गए, और वो तभी होता है जब आपकी आत्मा एकदम संतुलित हो जाए। तो शायद इसलिए प्रभु श्री राम से हम ये सीख सकते हैं, शायद इसलिए हमें ये कहा भी जाता है कि सफलता मिले, हार हो या जीत हो, जो भी हो, अगर आप एकदम संतुलित शांत तरीके से आप सब कुछ देख रहे हैं, तब आप मोक्ष के पथ पर हैं। आई थिंक दैट इज़ द थिंग टू लर्न। और पाने का सही तरीका, क्या गुरु बनाने की आवश्यकता है या बिना गुरु के भी मोक्ष पाया जा सकता है? बिना गुरु के भी हो सकता है। हमारे ट्रेडिशन में ऐसा नहीं है कि गुरु होना ही चाहिए। अगर आपको अच्छा गुरु मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई, आप खुद चलिए, लेकिन पथ आपका है। देखिए, हमारी परंपरा में गुरु आपको पथ दिखा सकता है, चलना तो आपको ही है। गुरु तो वही था अर्जुन के लिए भी और दुर्योधन के लिए भी, दोनों का पथ अलग हो गया, करेक्ट। तो गुरु आपको
दिशा दिखा सकता है, शायद रोशनी जला सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही है। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि बिना गुरु के आपको मोक्ष नहीं मिलता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि राम जी ने भी तो वशिष्ठ जी को गुरु बनाया था। गुरु होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ यही एक पथ है, नहीं ऐसा नहीं है। तंत्र में भी आप खुद भी कर सकते हैं। हाँ, गुरु की ज़रूरत है तंत्र में, अगर आपको ज्ञान ना हो हर जगह में, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ गुरु के साथ ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। मार्ग होते हैं, जैसे योग में एक ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है। आप खुद भी चल सकते हैं, गुरु के द्वारा भी चल सकते हैं। लेकिन जो राज या तंत्र, वो सब में कहा जाता है कि शायद उस पथ पर अगर आप बिना सोचे समझे उस पथ पर आप घुस गए तो हानि हो सकती है, उसमें रिस्क है उस पथ पर। लेकिन ज्ञान, कर्म और भक्ति योग में मेरे हिसाब से आप खुद भी चल सकते हैं। शायद समय ज़्यादा लग जाए, कोई नहीं, क्योंकि अगर गुरु आपके लिए सही ना हो तो आप गलत दिशा भी जा सकते हैं, आपके ऊपर है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे इतने सारे आपके गेमिंग से लेके गहन सवालों तक के जवाब देने के लिए। मैं चाहूँगा आपके साथ फिर से एक बार बैठूं और सिर्फ ट्रिपल ए से अध्यात्म तक और मैं चाहूँगा कि आपसे मैं अध्यात्म की बहुत सारी बातें ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी हिंदी सुन के बहुत अच्छी लगी। आजकल मुंबई में अच्छी हिंदी सुनने को मिलती नहीं। मैं खैर MP से हूँ, हिंदी बेल्ट है, तो मुझे हिंदी ही बोलना पसंद है, अंग्रेजी पल्ले नहीं पड़ती। नहीं, आजकल अच्छी मराठी भी सुनने को नहीं मिलती है मुंबई में। सब भाषाएं मिक्सअप हो गया। हाँ, सब खिचड़ी बन गया है, दूषित हो गया है। बहुत बहुत चलिए।